नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए एक विस्तृत आदेश में कहा है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता बहुत ऊंची है, इसे लोगों के बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च और पवित्र है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा है और उससे संवैधानिक मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। संवैधानिक संस्थाओं का सभी को सम्मान करना चाहिए, जिसमें संवैधानिक अधिकारी और संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया। इसमें न्यायपालिका की कॉलेजियम प्रणाली की सार्वजनिक मंचों पर आलोचना और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। बता दें, कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई मंचों पर कॉलेजियम सिस्टम की कड़ी आलोचना की थी। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में चुनावी प्रक्रिया जारी है। इस बीच नागालैंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। खड़गे ने इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि उनकी पार्टी बाकी दलों से बातचीत कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले आया है। रायपुर में कांग्रेस विपक्षी एकता के प्रति अपना रुख स्पष्ट करेगी, ऐसा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है। खड़गे ने इस दौरान बीजेपी पर कर्नाटक, मणिपुर, गोवा और मध्य प्रदेश में विधायकों पर दबाव डालकर अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार गिराने का आरोप लगाया। इसके बाद खड़गे ने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि आप लोकतंत्र में हैं, आपको निरंकुश नहीं होना चाहिए, आप तानाशाह नहीं हो, आप लोगों द्वारा चुने गए हैं और जनता आपको 2024 में सबक सिखाएगी। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि संसद में शिवसेना का कार्यालय पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आवंटित किया गया है। ये फैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के बाद सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने महाराष्ट्र विधान भवन में मौजूद शिवसेना के पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग से उद्धव ठाकरे गुट को बहुत तगड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को दे दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिंदे गुट की शिवसेना ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। सिब्बल ने कहा कि तत्काल सुरक्षात्मक आदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि शिंदे गुट चुनाव आयोग के आदेश के बाद पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को अपने कब्जे में ले रहा है। जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ संविधान पीठ की सुनवाई के बाद कल दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई करने पर सहमत हो गए। बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ शिवसेना में टूट से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सुनवाई कर रही है। हालांकि सिब्बल ने अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई आज की जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए असहमति जता दी कि वो सुनवाई से पहले फाइलों को पढ़ना चाहते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में चीन और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर अपनी राय रखी और निशाना साधा। चीन के बारे में उन्होंने कहा कि मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और बॉर्डर मुद्दों को डील कर रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मगर मैं इतना कहूँगा कि मुझे चीन विषय पर काफ़ी कुछ पता है। अगर उनको यानी कि राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था, हमें उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? ये बस केवल एक राजनीति है जो उन लोगों की ओर से की जा रही है जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की ताकत नहीं। वो खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन आदि हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं ये सत्य के लिए केवल एक खोज है जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भूकंप विज्ञान के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि तुर्की में आए भूकंप के समान तीव्रता का भूकंप उत्तराखंड क्षेत्र की फॉल्ट लाइन में संभव है और ये किसी भी समय आ सकता है। राव ने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र में सतह के नीचे काफी तनाव पैदा हो रहा है, जिसके कारण एक बड़े भूकंप आ सकता है। प्लेटों में आ रहे इस तनाव को कम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भूकंप की तारीख और समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है,
यहाँ होने वाली तबाही भी कई कारकों पर निर्भर करेगी जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप की तारीख और समय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालयी क्षेत्र में करीब 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि वो लगातार वहां पर तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इलाके में जीपीएस नेटवर्क हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के द्वारा नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र गौतम दास मोदी कहे जाने का विवाद बढ़ गया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल गौतम अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप संसद में चर्चा से क्यों भागते हो? जब नरसिम्हा राव ने जेपीसी बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपीसी बनाई, नरेंद्र दामोदर दास को जेपीसी से क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद पास बैठे नेताओं ने बताया कि नरेंद्र दामोदर दास। तो खेड़ा ने कहा कि नाम भले ही दामोदर दास हो, काम गौतम दास का करते हैं। इसी के बाद विवाद बढ़ गया और बीजेपी हमलावर हो गई। पवन खेड़ा के द्वारा नरेंद्र मोदी के नाम को या कहें कि पिता के नाम को गौतम दास कहने के बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए कहा कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहीं सफलता नहीं मिल रही है। मेरे और सार्वजनिक जीवन के लिए चिंता करने वाले सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, तब से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया, देश की सुरक्षा सुनिश्चित की और दुनिया भर में जिनका सम्मान होता है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। शाह ने कहा कि आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। उन्होंने कहा कि मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने पीएम मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। नतीजा आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस जाता रहा है। आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, देश भर की जनता से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप 2024 का नतीजा देखेंगे। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर देखने से भी नहीं देखेगी, देश की जनता इसका हिसाब करेगी। पवन खेड़ा की टिप्पणी के बाद मचे बवाल और अमित शाह के हमले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ही कहा है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के एचएमडी साहब कुछ नहीं बोलते। खेड़ा ने कहा कि हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया, न हमारे ऐसे संस्कार हैं। बता दें, पवन खेड़ा बीजेपी के नेताओं के द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर सालों से की जा रही टिप्पणियों को लेकर बात कर रहे थे। मालूम हो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी नेहरू सरनेम को लेकर गांधी परिवार पर व्यक्तिगत और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद भी हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग नेहरू सरनेम लगाने में शर्माते क्यों हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने उनकी काफी खिंचाई की और कहा कि पीएम को देश की संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है, यहाँ कौन नाना के सरनेम का इस्तेमाल करता है। इसके बाद महिलाओं के मायके के सरनेम को लगाने की नीति बनाने की भी मांग होने लगी। हालांकि पीएम को संसद में जो बात कहनी थी वो कह दी और उसके बाद बयानबाजी का जवाब नहीं आया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ मामले को जांच और रिपोर्टिंग के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। इन सांसदों पर सदन के वेल में बार बार हंगामा करने, नारेबाजी करने, कार्यवाही को बाधित करने जैसे आरोप हैं, यानी इन पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई हो सकती है। विशेषाधिकार हनन मामले का सामना कर रहे 12 सांसदों में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, संदीप पाठक, सुशील कुमार गुप्ता और कांग्रेस के कुमार केतकर, फूलो देवी नेताम, इमरान प्रताप गढ़ी, शक्ति सिंह गोयल, नारायण भाई राठवा, एल हनुमंथैया, रंजीत रंजन, नासिर हुसैन व जेबी माथेर शामिल हैं। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक 9 सांसद कांग्रेस से हैं और 3 आम आदमी पार्टी से हैं। बता दें, अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने को लेकर इन सांसदों ने सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित किया था, जिससे सदन को भी स्थगित करना पड़ा था। इसी को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से कांग्रेस और आपके 12 विपक्षी सांसदों द्वारा सदन के वेल में बार बार घुसने, नारेबाजी करने और सदन की कार्रवाई बाधित करने के कथित विशेषाधिकार हनन की जांच करने को कहा है।
देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। बिहार की जेडीयू राजद सरकार पहले ही जनगणना शुरू कर चुकी है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि राज्य में जातिगत जनगणना पूरी हो चुकी है और सरकार जल्द ही नई आरक्षण पॉलिसी की भी घोषणा करेगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी लगातार जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। समाजवादी पार्टी इसको सबसे ज्यादा हवा दे रही है। पार्टी इसके लिए 24 फरवरी में प्रदेश भर में एक अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट बनारस से हो रही है। समाजवादी पार्टी इस मांग को लेकर प्रदेश के सभी 822 ब्लॉक में जाएगी और हर ब्लॉक में एक जनसभा का आयोजन करेगी। सपा लोकसभा चुनाव से पहले इस अभियान को शुरू कर दलितों और पिछड़ों को अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इस खेमे का बड़ा हिस्सा वर्तमान में भाजपा के साथ है। समाजवादी पार्टी छिटक कर जा चुके हिस्से को ही अपने पाले में वापस लाने की कोशिश में है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और टेरर लिंक मिलने पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने आज मंगलवार को देश के 8 राज्यों में छापे मारे। ये छापे या तो जेल में बंद आरोपियों से जुड़े लोगों के यहाँ मारे गए या उनके घरों पर मारे गए। हाल ही में पंजाब के लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। उसके बाद बड़े बड़े पैमाने पर लॉरेंस गैंग से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी उस हत्याकांड में हुई थी। एनआईए के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि देश भर में 72 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। बुलेटिन बनाए जाने तक उत्तर प्रदेश, एमपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में एनआईए के अधिकारियों ने पीलीभीत में एक हथियार सप्लायर के घर पर छापे मारे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से सप्लाई किए गए ये हथियार छापेमारी के दौरान मिले। इस बीच इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना गिरोह के दर्जनों गैंगस्टरों से पूछताछ की थी और पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई थी। मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को लेकर ही की गई टिप्पणी को लेकर काफी वायरल हो गए हैं। दरअसल जावेद अख्तर हाल ही में फैज फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए लाहौर गए। इस दौरान जावेद अख्तर के दिए इंटरव्यू की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, सुर्खियां बटोर रही है। इस क्लिप में जावेद अख्तर पाकिस्तान से शिकायत भरे लहजे में खरी खरी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद अख्तर कहते हैं, हमने तो नुसरत और मेहंदी के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत यह है कि हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे समाधान नहीं निकलेगा। जावेद अख्तर ने इसके आगे कहा कि बात यह है कि आजकल इतनी गर्म फिजा है, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा कि कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना मिस्र से थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तान के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैज साहब जब भारत आए थे तो ऐसा लगता था कि कोई राष्ट्र प्रमुख आया हो। आपने कभी कैफी आजमी, साहिर का कोई इंटरव्यू पीटीवी पर देखा है? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ है। ये जो बंदिशें हैं जिसके कारण एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं, ये दोनों तरफ हैं और माफ कीजिएगा कि पाकिस्तान में ज्यादा हैं। हरियाणा पुलिस के लिए गौरक्षक दल किस तरह मुखबरी करते हैं, ये तथ्य राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की भिवानी जिले में हत्या के बाद सामने आया है। इस मामले में फरार चल रहे मोनू मानेसर के अलावा 2 अन्य आरोपी हरियाणा पुलिस के लिए मुखबरी करते थे, यानी हरियाणा पुलिस को सूचनाएं देते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने मंगलवार 21 फरवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में इन कथित गौरक्षकों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजस्थान के जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी 3 आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ नूह जिले में पुलिस मुखबिर के रूप में शामिल है। आरोपी ने पशु तस्करी के संदिग्ध मामलों में पुलिस की मदद की थी। एफआईआर में नामजद अभियुक्तों लोकेश सिंगला, रिंकू सैनी और श्रीकांत की पहचान हरियाणा पुलिस के रिकॉर्ड में पुलिस मुखबिर के रूप में की गई है। पिछले 2 महीनों में फिरोजपुर, झिरका और नगीना पुलिस स्टेशनों में नूह पुलिस द्वारा दर्ज की गई कम से कम 4 एफआईआर में 3 लोगों को मुखबिर के रूप में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध गाय तस्करों के खिलाफ छापेमारी करने में तीनों आरोपी हरियाणा पुलिस के साथ जाते थे। बता दें, जुनैद और नासिर की हत्या और शवों को जलाने के सिलसिले में राजस्थान पुलिस की एफआईआर में 3 लोगों का नाम दर्ज है। ये तीनों नाम मोनू मानेसर के गौरक्षक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस ने अपनी एफआईआर में कुख्यात गौरक्षक मोनू मानेसर का भी नाम लिया है। भिवानी में जली बोलेरो में मिले 2 शव के मामले में आरोपी सोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत की गई है। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ ने सड़क पर जाम लगाया और इतना ही नहीं, महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी दी गई। महापंचायत में कहा गया कि पुलिस मोनू मानेसर के यहाँ छापे डालती है तो पुलिस अपने पांव पर वापस नहीं जाएगी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू के समर्थन में मानेसर में हिंदू महापंचायत में ऐलान किया गया कि मोनू मानेसर और उसकी टीम के लिए फंड बनाया जाएगा ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके।
इतना ही नहीं, महापंचायत में धमकी दी गई कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू पर कार्रवाई करने के लिए आती है तो वो अपने पांव से वापस नहीं जाएगी। महापंचायत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को रूस की संसद को संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि वो ऐसे देश को संबोधित कर रहे हैं जो देश के लिए मुश्किलों भरा और अहम है। पूरी दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था। पुतिन ने पश्चिमी देशों की भी आलोचना की। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ने नाटो के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेटो ने इस पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर समझौते से पीछे हटने, गलत बयानबाजी करने और नेटो का विस्तार करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश ही इस युद्ध के असली गुनहगार हैं, हम सिर्फ इसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन के लोग अपने पश्चिमी आकाओं के बंधक बन गए हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सेना पर कब्जा कर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने देश के हित नहीं देख रहे हैं और विदेशी ताकतों के हित के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने सीरिया, इराक जैसा हाल कर दिया है। जेलेंस्की ने अपने लोगों को धोखा दिया है। इसके साथ ही पुतिन ने यह भी कहा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया, लेकिन खत्म इसे हम करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।